विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका। तो आइए हिंदी वर्णमाला में कुछ और विशेष तथ्य देखते हैं। जैसे पूछा जाएगा कि काकल व्यंजन किसे कहते हैं, तो काकल व्यंजन हा को कहते हैं। हा आपका काकल्य है, इसी को अली जिह्वा भी कहते हैं, अली जिह्वा। अब देखिए कि जिन व्यंजनों का उच्चारण काकल स्थान से होता है उन्हें काकल्य व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण करते समय मुख विवर खुला रहता है और श्वास बंद कंठ द्वार को झटके के साथ खोलकर बाहर निकलता है। जैसे हा, इसे स्वर यंत्र मुखी भी कहते हैं। तो पूछा जा सकता है कि काकल व्यंजन या अली जिह्वा या स्वर यंत्र मुखी निम्न में से कौन है, तो एक हा दे दिए, 3 विकल्प और कोई दे दिए, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए कि हिंदी भाषा के का खा गा जा फा के पहले नुक्ता चिन्ह का प्रयोग कर लिया जाएगा तो यह अरबी फारसी के माने जाएंगे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के अनुसार। और देखिए कि व्यंजन वर्ण आपके 33 हैं। का से हा तक मूल या साधारण वर्ण 44 हैं आपके, यही 11 इसमें स्वर आ जाते हैं, 33 व्यंजन आ जाते हैं। कुल वर्ण 52 है। तो अब देखिए कि 11 स्वर, 33 व्यंजन, 4 संयुक्त वर्ण है, और उसके बाद ये 2 अयोगवा हो गए, 2 अतिरिक्त व्यंजन हो गए, ये सब 52 हो जाते हैं। उसके बाद मानक वर्ण जो हैं, तो मानक वर्ण में वही आपके जो 52 लिपियाँ, 52 जो व्यंजन हैं, मानक वर्ण आपके 56 है, तो जिसमें 52 तो ये हो जाएगा और 1 स्वर और 3 ये आगत व्यंजन। NCERT वालों ने 3 ही माना है, जो यहाँ नुक्ता चिन्ह का प्रयोग कर लिया जाएगा तो ये 5 हैं, तो NCERT वालों ने 3 ही माना है। तो 3 ये और 1 जो ये आगत स्वर है, 3 व्यंजन आगत स्वर, 4 ए, तो 52 में 4 प्लस करने से 56 हो जाते हैं। देखिए संयुक्त ध्वनि किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियाँ जब परस्पर संयुक्त होकर एक स्वर के सहारे बोली जाती हैं तब उन्हें संयुक्त ध्वनि कहते हैं। देखो जो संयुक्त वर्ण होते हैं आपके, वो तो ये छा, त्रा, ज्ञा और श्रा हैं, ये तो है ही। अब इसके साथ में जब 2 व्यंजनों को संयुक्त कर दिया जाता है और वो एक स्वर के सहारे बोले जाते हैं तब भी वे संयुक्त हो जाते हैं। जैसे यहाँ देखिए जो प्राण शब्द लिखा है, तो इसमें पा है आपका, उसके बाद रा है, तब जाके दीर्घ आ है। उसी तरह मलान में भी मा है, ला है, तब जाके दीर्घ आ है। तो यहाँ देखो कि पा और रा को संयुक्त करके एक स्वर के सहारे बोला जा रहा है, तो इसे संयुक्त ध्वनि कहेंगे। उसके बाद देखिए संपृक्त ध्वनि। संपृक्त ध्वनि किसे कहते हैं, तो एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह संपृक्त ध्वनि कहलाती है। जैसे कंबल और संबल, तो ये परिभाषा वासुदेव नंदन की बुक में दिया गया है, वो यही प्रमाणिक है, यही पूछा भी जाता है। तो अगर आप इसको बहुत तोड़ कर देखेंगे कि एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए, है ना, तो इसका मतलब सिर्फ यही समझिए कि ये आपका का व्यंजन और ये बा व्यंजन और ये जो माँ है, ये 2 व्यंजनों से संयुक्त हो रहा है। अगर बहुत तोड़ेंगे तब आपका का में से इधर आ निकल आएगा, और इधर तो बा है लेकिन इधर आ निकल आएगा, तो ये परिभाषा सही नहीं बैठेगी कि एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए। तो आपको बस यही इतना ध्यान में रखिएगा, और यही इसके 1-2 उदाहरण भी पूछे जाते हैं। तो मान लीजिए अगर संपृक्त ध्वनि पूछा जाए तो उसमें से आप संबल या कंबल का विकल्प चुनिएगा। फिर उसके बाद देखिए कि युग्मक या द्वित ध्वनि किसे कहते हैं। युग्मक या द्वित ध्वनि किसे कहते हैं, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह युग्मक ध्वनि या द्वित ध्वनि कहलाती है। जैसे देखो दिक्कत, अब इसमें का है फिर का है, तब जाके आपका ह्रस्व आ है। उसी प्रकार अक्षुण में ये देखो अड़ा है
फिर णा है तब जाके ह्रस्व आ है। उसी प्रकार उत्फुल्ल में है ना, ये देखो ला है फिर ला है तब जाके ह्रस्व आ है। तो अब इसमें संयुक्त में और द्वित में बस यही अंतर है कि वहाँ पर अलग अलग ध्वनियाँ एक स्वर के सहारे बोली जाएंगी और यहाँ पर एक ही ध्वनियाँ एक स्वर के सहारे बोली जाएगी। प्रसन्नता खूब पूछा जाता है, प्रसन्नता है ना, तो अब प्रसन्नता में अगर ये पा पे देखोगे तो यहाँ पर तो संयुक्त हो जाएगा क्योंकि पा और रा है तब जाके आ है, और ये यहाँ ना में देखो तो द्वित है, लेकिन प्रसन्नता पूछा गया है द्वित ध्वनि के उदाहरण में। तो ध्यान रखिएगा कि संयुक्त और द्वित में बस यही इतना अंतर है। और देखिए हिंदी में जो महाप्राण व्यंजन होते हैं उनका कभी भी द्वित नहीं होता है, मतलब वे दो बार नहीं लिखे जाते हैं। कभी भी आप नहीं देखे होंगे कि खा लिखा गया हो फिर ऐसे खा लिखा गया हो, है ना। अब ये तो महाप्राण ही है ना, तो आप कोई भी महाप्राण ध्वनियाँ दो बार नहीं देखे होंगे लिखे हुए। उसके बाद देखिए अक्षर के जो दो प्रकार होते हैं, एक बद्धाक्षर होता है, एक मुक्ताक्षर होता है। तो जो बद्धाक्षर होते हैं उसमें अंतिम में व्यंजन आते हैं, हलंत रहेगा, और जो मुक्ताक्षर होते हैं उसमें अंतिम में स्वर आते हैं। तो अब इसको याद आप कैसे करेंगे, देखो बद्धाक्षर व्यंजन, बद्धाक्षर व्यंजन, तो बद्धाक्षर में अंतिम में व्यंजन आएगा, है ना, मुक्ताक्षर में स्वर आएगा। और स्वर स्वतंत्र होते हैं, मुक्त होते हैं, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। उसके बाद देखिए जो बिंदु लिखा जाता है, अब ये शिरोरेखा हो गई, ये खड़ी पाई हो गई, देखो एक बिंदु यहाँ लिखा जाएगा, एक यहाँ रहता है, एक यहाँ रहता है और एक यहाँ रहता है ना। तो ये तो आपका क्या है, अनुस्वार है या 11 स्वरों में प्रयोग किया जाता है। ये जो इधर बिंदु रहता है पंचमाक्षर बिंदु है, ये जो अंगा में प्रयोग किया जाता है। नीचे जो रहता है वो ये आपके जो ताड़न जात चिन्ह है, उपक्षुप्त व्यंजन है, ड़ा और ढ़ा, इसमें प्रयोग किया जाता है। ये बिंदु जो है ये आपका नुक्ता चिन्ह है। ये जब का खा गा जा फा के आगे जब नुक्ता चिन्ह का प्रयोग कर लिया जाता है तब ये अरबी फारसी के हो जाते हैं। तो देखिए ये उसके बाद फिर अब यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, आप सब पढ़ ही चुके हो कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के अनुसार है ये कि का खा गा जा फा के आगे नुक्ता चिन्ह का प्रयोग कर लिया जाएगा तो ये अरबी फारसी के माने जाएंगे। और NCERT वालों ने 3 को ही मान्यता दी है, खा को, जा को और फा को, इसमें का और उसको गा को नहीं दिया है। तो ये 3 आपके व्यंजन आगत स्वर 1, ये 52 में 4 प्लस होकर तो ये 56 आपके मानक वर्ण हो जाते हैं। तो धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों, इसके आगे हम लोग शब्दकोश पढ़ेंगे। नमस्कार।